तो यार आज मैं ऐसी डार्क सीरीज स्टार्ट करने को जा रहा हूँ जो कि तुम बाकी से ज्यादा इंटेंस पाओगे। ओशो हिनमारू से ज्यादा बरकते हुए शोले, यहाँ तक जो जो बाजार एडवेंचर से भी ज्यादा बाजार एडवेंचर पाओगे, जिस एनिमे का नाम बर्सर्क 2016। तो हाँ यार, इस एनिमे में कोई एपिसोड भी ऐसी ना होगी जो कि कुछ सेकंड्स के लिए भी स्टोरी से इधर उधर हटे। लिटरली इसकी हर एक एपिसोड दाग की तरह आपके और मेरे सीने में क्वेश्चन छोड़ के जाएगी। इसकी हर एक अगली एपिसोड पहली एपिसोड से ज्यादा बेहतर होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी एपिसोड 1 देखने के बाद ही आप लोग भी मेरी तरह इस एनिमे के फैन बन जाएंगे। लाइक टारगेट 320 के कंप्लीट होते ही मैं इसकी एपिसोड 2 के साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि इसकी मूवी 1 को भी एक्सप्लेन कर डालूं, क्योंकि इसकी एपिसोड को समझने के लिए इसकी मूवीज देखना भी बहुत जरूरी है। बाय द वे मैं डिस्क्लेमर देता चलूं, ये एनिमे बहुत ज्यादा डार्क है और बहुत ज्यादा हॉरर भी, बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। मैंने तो बता दिया, मेरा हो गया। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत मानो के गुजरी हुई कयामत से होती। तो यार जिस पे सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली नजर दोहराने से ही जैसे कि कलेजे मुंह को आने को लगे। वहीं पे यार हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जिनकी कमांडर सभी लोगों में से आगे बढ़ के कहने लगती है, सूरज ग्रे हो जाना और नदी का लाल हो जाना, हजारों की तादाद में लाशों को पाना, ये 5वें एंजल के उतरने की निशानी है। इसी बीच में सीन एक अनजान विलेज में एक बार की तरफ शिफ्ट होता है। यहीं पे बार में मौजूद एक लड़का जो कि इसी शॉप में काम करता होता है। इसके चलते उसने हाल ही में एक मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन किया होता है जो कि इसी शॉप में बैठ के एक एल्फ को बांध के उस पे निशाना बाजी कर रहे होते हैं। पर फिर तभी वही लड़का अपने मर्सनरी ग्रुप के लीडर से कहने लगता, ओए ओए, अगर मैंने तुम्हें ज्वाइन किया है ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम बना सकूं अपने तलवार के जोर पर तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ लाशें वगैरह ही उठवाते हो और अपने सफाई वगैरह का काम करवाते हो। पर उसकी ये बात सुनने के बाद उसका बॉस उस पर ही टूट पड़ता और उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता। और फिर जब उसका दिल बढ़ जाता, वो बस उसकी जान लेने को ही जा रहा होता है कि फिर तभी मर्सनरी लीडर अपने पीछे एक अनजान शख्स को पाता। वो अनजान शख्स सिर्फ और सिर्फ उससे इतना ही कहता है, ओए तू मेरे रास्ते में खड़ा है, अब गुड़ क्या रहा है, हट भी जा। पर उस मर्सनरी लीडर को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न होती। जैसे तैसे ही वो अनजान शख्स के खिलाफ जाने ही लगता है कि वो अनजान और ऊंचे कद वाला शख्स अपने एक हाथ से उसके 32 के 32 दांत तोड़ डालता। ये सब कुछ देख के उस मर्सनरी के चमचे भी उस पर टूट पड़ते हैं। पर वह अनजान शख्स बड़ी आसानी से अपने लोहे के हाथ से उनके तलवार के हमलों को रोकते हुए उन सब के सबको एक एक वार से जमीन में बुरी तरीके से गाड़ता चला जाता। तो हाँ यार, सबको गाड़ने के बाद वो अनजान शख्स यहाँ पे बोर हो जाता। तो वो बस जल्दी से अपना काम यहाँ से करवाने ही लगता कि उस बच्चे की नजर उस बड़ी सी तलवार पे पड़ती जो उसने अपने पीछे रखी होती। अपना काम करने के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो रात के अंधेरे में गहरे जंगलों से गुजर होता है। इसी तरह ही सफर करते करते ही वो अपनी जिंदगी गुजारता है। वो जंगल में ही शिकार करता है और अपना खाना पीना भी यहीं पे करता है। इसी तरह हमें दिखाया जाता है वो एल्फ भी हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते करते यहाँ तक जा पहुंचता। खैर यार, मैं पहले ही बता दूं, ये एल्फ एक लड़का है। ये एल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहने लगता, मेरा नाम है पग और तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। वो एल्फ उसे बताता है बस वो एंटरटेनर्स के साथ सफर पे जारी था, पर फिर अचानक से उन्हीं बदमाशों ने उन पे हमला कर डाला। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, उनके पास काफी ज्यादा बंदे हैं। तो अगर तुम ये जगह छोड़ के ज्यादा दूर ना गए तो मेरे ख्याल में तुम भी किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा मुंह ना लगाता और सिर्फ उससे इतना ही कहता है, अरे क्या यार, जब से तू आया है बक बक किए चला जा रहा है। अगर तूने अपना मुंह बंद ना किया तो तेरा मुंह मुझे बंद करना पड़ेगा। उसका ये रूड बिहेवियर देखने के बाद वो एल्फ तो वहां से चला जाता और दूसरी और उसकी तलाश में वही अनजान लड़का भी निकला होता जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हुआ है। और दूसरी और हमारा मेन कैरेक्टर कैंपिंग करने के बाद और अपना पेट भरने के बाद वहां से जाने लगता। इसी बीच में देखते ही देखते बहुत ज्यादा तेज बारिश भी शुरू हो जाती और अब ज्यों ज्यों उसके पास से एक कैरेज गुजरता। कैरेज में सवार एक बुरा शख्स कहने लगता, काफी ज्यादा तेज बारिश है तो मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ। और दरअसल मेरी बेटी ही तुम्हारी मदद करना चाहती है। पर हमारा मेन कैरेक्टर फौरन से पहले लम्हे में ही इनकार कर डालता और इससे बता देता है कि अगर मैं इनकार कर रहा भी हूँ तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, पूरी रात मेरा शिकार किया जाता है। वो खून की बदबू तुम सुन सकते हो, वो बारिश की झंझनाहट, मैंने जो मर्जी कह सकते हो, बदरू, ईवल स्पिरिट, डीमंस रात के वक्त में ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। इनके कारण यहाँ तक आज तक मुझे कभी भी अच्छे से नींद नसीब ही नहीं हुई। तो वो बूढ़ा इसके जवाब में कहता, जरूर ये बदकिस्मती है, पर तुम फिक्र मत करो, मेरी साइड पे खुदा है और साथ में एक अच्छा स्पिरिट भी। हमें दिखाया जाता है यहाँ तक वो एल्फ भी उस गैरेज में पहले से ही मौजूद होता है।
तो इसी में हम उसी गुंडों के बारे में देखते हैं। हमें पता चलता है वो मर्सनरी भी किसी के लिए काम करता होता है और वही गुंडे उस काले शख्स के बारे में बोले होते हैं। वो काले कपड़े पहन रखे हैं, जिस्म जितनी बड़ी तलवार कैरी करता है। तो उसका बॉस बोलता है फिक्र मत करो, मैंने उसके पीछे 30 बंदे बेच चुका हूँ। किस किस की गवाही बच्चा बच्चा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और उसका बॉस इसके साथ ही साथ ये भी बोलता है और हाँ, अफवाह के मुताबिक इस गहरे जंगल में रात के वक्त बुरी आत्माएं वगैरह भी भटकती रहती है। सीन उसी गैरेज की तरफ शिफ्ट होता है और उनके बार बार कहने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली उनके गैरेज में बैठ ही जाता है। उधर ही उस बुरे शख्स की बेटी कहने लगती है अगर तुम बुरा ना माना तो क्या तुम्हारा हाथ जंग के दौरान कटा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता नहीं, इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक, वो लंबा जंग से भी काफी ज्यादा बदतर था। जैसे कि उस रोज क़यामत हमारे सर पे टूट आई थी, यह हाथ मेरा इवल स्पिरिट ने खा लिया था। फिर इससे में वही पूरा शख्स हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता तुम्हारा नाम क्या है? तो उसके जवाब में कहता मेरा नाम है गट्स। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि गट्स भी एक मर्सनरी है जो कि जंग के दौरान पैसे लेके किसी भी कंट्री की तरफ से लड़ते हैं। तो हाँ यार, इसी तरह बातें करते करते गट्स को नींद आती और वह सो जाता। वहीं पे गट्स अपने आप को एक नाइटमेयर में पाता। गट्स जहाँ पे इवल स्पिरिट से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। उसकी गर्दन के पीछे एक ब्रांड सा होता है जिससे खून निकलता चला जा रहा होता है। वहाँ पे वो उसी क़यामत वाले दिन पे मौजूद होता। वो हजारों में अपने जैसे साथियों को मरते हुए देखता। गट्स अपनी जान को बचा के भाग रहा होता है। वो डीमन उससे कहने लगते हैं तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। गट्स अपने एक एक दोस्त को इन्हीं डीमंस के हाथों मरते हुए देखता। बस गट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती, उसके पसीने छूटने लगते। उन्हीं डीमन में से एक को गट्स अच्छे से जानता भी होता। वो जोर से उसका नाम ग्लिफिड चिल्लाता और उसकी तरफ बढ़ने लगता। गट्स के साथ उसकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे ये सब कुछ एक शैतान की वजह से याद आ रहे होते हैं। तो यही वजह से गट्स जैसे तैसे ही अपनी आंख खोलते खोलते अपने सामने वाले डीमन को मौत के घाट उतार डालता। इसी शोर शराबे की वजह से अब सबका ध्यान उसी डीमन पे जाता है कि छुपके से इस गैरेज के अंदर एंटर हो गया था। ये सब कुछ देख के वो बुरा गट्स से सहमत होके कहने लगता आखिर ये है क्या चीज? तो गट्स उससे बताने लगता ये एक इवल स्पिरिट है जिसे इंक्यूबस कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन एक बुरे ख्वाब के रूप में तुम्हारी आंखों के सामने बार बार आता चला जाता है। इवल स्पिरिट का नाम सुनने के बाद उस बुरे के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो काफी हैरानगी से गट्स से कहने लगता तो तुम सच ही कह रहे थे इन इवल स्पिरिट्स के बारे में? गट्स उससे कहने लगता वैसे तुम खुदा पर यकीन रखते हो तो इवल स्पिरिट्स पे क्यों नहीं? और जब मेरे गर्दन के पीछे एक मनहूस सा ब्रांड है, ये उन्हें बार बार अपनी तरफ खींचता चला जाता है। एक तरफ तो गट्स ये सब कुछ कहता चला जा रहा होता है, पर इसी लम्हे में, इसी दौरान, इसी मौके में, इसी समय में, इसी टाइम, इसी लम्हे में गट्स के पीछे जो ब्रांड बना हुआ है उससे खून निकलने लगता। इसे महसूस करने के बाद गट्स फौरन से गैरेज से बाहर निकलता और सबसे कहने लगता तुम लोग अंदर ही रहो। ये जो इवल स्पिरिट्स वगैरह है ये मुर्दा जिस्म को पोजेस करके हम जैसों पे हमला करते हैं और ऊपर से हम जिस जगह पे मौजूद है ये एक वक्त में बैटलफील्ड हुआ करता था। फिर तभी अचानक से एकदम से गौरव को कुछ बेचैनी से होने लगती। गौरव को यूं बेचैन होता देख के गैरेज में मौजूद लड़की उन्हें शांत करने के लिए बाहर आ जाती। देख के गट्स बोरा से चिल्लाने लगता मैंने तुम्हें कहा ना कि अंदर रहो। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती। नजर चपकने की ही देर थी कि एक स्पेयर उड़ता हुआ आके सीधा उस लड़की के आर पार हो जाता और यूं ही जमीन में से मरे हुए लोगों के ढांचे बाहर निकल के आने लगते जिनको इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया होता। लड़की को यूं अपने सामने मरता देख के गट्स का गुस्सा उस पे ही हावी होने लगता। हम देख पाते हैं गट्स ने अपने लोहे के हाथ में क्रॉसबो को भी फिट किया होता है। क्रॉसबो का इस्तेमाल करके अपने सामने आने वाले हर एक इवल स्पिरिट पे वो एरो की बारिश कर डालता। वहीं पे पाक गट्स से कहने लगता है ये काफी ज्यादा है, अगर तुमने यहाँ से निकलने में देर कर डाली तो तुम मारे जाओगे। गट्स इसके जवाब में आगे से कहने लगता ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, मैंने काफी बार अपनी मौत को अपने आंखों से ही देखा है और यहाँ तक मौत को गले लगा के वापस भी आया हूँ। कहते हुए गट्स अपने जिस्म जितनी ही लंबी तलवार को बाहर निकालने लगता। बस उसको बाहर निकालने की ही देर थी, उसके सामने जितने भी इवल स्पिरिट होते हैं सबके सब तो इस तरह से कट रहे होते हैं जैसे कि कोई सब्जी काट रहा हो। उसकी शॉट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, शॉट कहलाने की भी नादर, बहुत ज्यादा पतली थी, बारी थी और बहुत ज्यादा रफ थी। वो तलवार कम बल्कि एक लोहे का टुकड़ा ज्यादा लग रही थी।
तो हाँ यार, गट्स इसी तरह अपने सामने हर आने वाले ईवल स्पिरिट को काटता चला जाता। ये सब कुछ देख के पक कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता और पक इस वक्त कैरेज में मौजूद होता है। इन्हीं सब में गट्स को उस एल्फ पक के चिल्लाने की आवाज आती के चलते ही गट्स जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसी मारी गई हुई लड़की को एक ईवल स्पिरिट ने पोसेस कर लिया है। इसकी वजह से उस लड़की ने अपने ही हाथों अपने बाप को मार डाला। वही लड़की अब धीरे धीरे अपने कदम गट्स की तरफ बढ़ाने लगती और जबकि वो गट्स के इतना करीब आ जाती, देखते ही देखते वो गट्स पर टूट पड़ती। गट्स पहले लम्हे में तो उस लड़की के छोटे होने के नाते उस पे हमला न करता। इसी वजह से उस लड़की का शॉर्ट से किया गया वार गट्स को जाके सीधा लगता और फिर तभी देखते ही देखते गट्स फौरन से अपनी इस लोहे की तलवार को घुमाते सारे उसी लड़की को बीच में से ही आधा कर डालता। गट्स को जख्मी देखते ही बाकी वो स्पिरिट तुरंत से गट्स पर टूट पड़ते और गट्स अपने जख्म की परवाह के बगैर फौरन से उन्हें भी काट डालता। उसी बीच में हमें दिखाया जाता है वो मर्सनरी ग्रुप गट्स को खोजते खोजते यहाँ तक जा पहुँचते जहाँ पे गट्स लड़ा होता और मर्सनरी लीडर्स की नजरें गट्स पर टिकी हुई होती है और वो जब जैसे ही अपनी नजरें अपने बंदों की तरफ दोहराते हैं, वो अपने पीछे एक अजीब सा ट्री मॉन्स्टर पाते हैं जो कि उनके साथियों को निकल गया होता। कहानी गट्स पर जाती है जो कि अपनी जख्मी हालत में होने के बावजूद भी एक एक ईवल स्पिरिट को अपने स्वॉर्ड से काट चुका होता, जो कि अपने घुटनों पे बैठा होता है। और इसी बीच में ट्री मॉन्स्टर की शाखें गट्स को भी जा पकड़ती। वो एल्फ बस कैसे न कैसे करके ऊंचाइयों की तरफ उड़ के अपनी जान बचा ही लेता, जबकि उस ट्री मॉन्स्टर ने गट्स को पूरे तरीके से झंझोड़ के रखा होता। यहाँ तक उसने उसकी स्वॉर्ड को भी पकड़ रखा होता। गट्स की नजर उसी लड़की पे जाती है जो कि बीच में से कट चुकी होती और अब वो मॉन्स्टर बस उससे भी निगलने को ही जा रहा होता है। ये बात गट्स को जरा भी हजम ना होती। गट्स फौरन से अपने लोहे के हाथ को कैनन बॉल में शिफ्ट कर डालता। इसी तरह गट्स कैनन शॉट का यूज करके अपने आप को फ्री करता और बस उसकी फ्री होने की ही देर थी। गट्स उस ट्री मॉन्स्टर को एक ही वार में से अपनी आयरन स्वॉर्ड से बीच में से ही आधा कर डालता। इसी बीच में अब सूरज निकलने को जा रहा होता है। तो हाँ यार, इन दी एंड ऑफ डे गट्स उस लड़की को बचाने में नाकाम रहा। गट्स बिना अल्फाज किए बस उसकी लाश को गोली जा रहा था। वो खून बहता चला जा रहा था। जो देख के वो एल्फ पग भी कहने लगता है, फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ तुमने उसे बचाने में पूरी कोशिश की। गट्स को तो एक तरफ दुख होता, पर उधर ही देखते ही देखते एकदम से गट्स की नफरत उससे जगड़ लेती। गट्स की हेटरेट उससे जैसे जैसे जगड़ती है, वो एकदम से एक कातलाना मुस्कुराहट हंसता। इसी तरह वो मुस्कुराते हुए वो ईवल लुक से, वो शैतानी शक्ल से कहने लगता तुमने ठीक कहा, सिर्फ कमजोर लोग ही किसी और की जंग में मार जाते हैं। अगर तुम उस तरह से ना जी पाओ जिस तरीके से तुम चाहते हो, तो उससे बेहतर तुम मर ही जाओ। ये कहते हुए गट्स अपने सफर पे एक बार फिर से जारी हो जाता और उस दौरान भी वो अपने दिल में सोच रहा था, मैं वो क़यामत हूँ, मैं वो चलती फिरती क़यामत हूँ। से निपटने के लिए उन बाप बेटी में ताकत नहीं थी, हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया था। वो कहते हैं ना, अगर चुनटियों की परवाह करोगे तो तुम अपना अगला कदम नहीं ले पाओगे। इसी तरह चलते चलते पक एकदम से एक तेजी से हवा का झोंका पाता। पक को पता चल जाता कि कुछ ना कुछ गलत होने को जा रहा है और जो भी क़यामत उठ के आने को जा रही है वो गट्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। दिखाया जाता है कुछ अनजान आवाजें गट्स और उस पक के दिमाग में घूमने लगती। सारी की सारी आवाजें गट्स से मुखातिब होके कहने लगती, जब तक तुम्हारी गर्दन के पीछे वो निशान मौजूद है, हम तुम्हारे करीब ही होंगे। हाँ यार, जिन सब के बाद गट्स इन आवाजों से तंग आके जोर से चिल्लाने लगता, तुम सब भौंकना बंद करो। और ये कहते हुए वो कैनन से एक हवाई फायरिंग करता। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। बाय द वे, मैं पहले ही बता दूं, गट्स को जब उसकी हेट्रेड जगड़ लेती है, मैं पहले ही बता दूं, दुनिया की कोई ताकत भी उस दौरान उससे नहीं रोक सकती, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा डीमन और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन क्यों ना हो। जब गट्स सीरियस हो जाए तो उससे कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ यार, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। इसकी हर एक एपिसोड पहले से ज्यादा बढ़ के होगी, पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा इंटेंस। तो यार, लाइक टारगेट 320 को कंप्लीट करना ना भूलिएगा इसकी अगली एपिसोड पाने के लिए।